हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग बायो की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने क्लास 9 के बायो को कंप्लीट कर लिया है और ये क्लास 10th का बायो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, 9th और 10th दोनों को, हमारे किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा हमने 9th के बायो को कंप्लीट कर दिया एंड हियर वी आर विथ हमारा 10th का बायो। ठीक है, तो आप सबको ये चीज ध्यान में रखना है, जिन्होंने अब जो पहली बार ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एक बार इस चैनल को एक्सप्लोर करिए। इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आपके काम की मिलेंगी। प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको काफी चीजें काम की आपके लायक मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और बने रहे आप लोग। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट मिलने वाला है इन द फ्यूचर टू कम। ठीक है, हम अपने चैनल को और डाइवर्स कर रहे हैं, इस पे कंटेंट को और अच्छे तरीके से किस तरीके से आपके एग्जाम में आपका प्रिपरेशन मतलब सिंपली किस तरीके से सिंप्लीफाई हो, हमारा टारगेट अब इस पे है। ठीक है, तो हम उस तरीके से आपके लिए सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट के जो एनालिसिस हो गई या फिर लेक्चर्स हो गए, हम यहाँ पे डालेंगे। जहाँ पे हमने साइंस से स्टार्ट किया, क्योंकि जैसा कि अब यूपीएससी के भी एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, तो ये चीज को देखते हुए हमने यहाँ पे इन सब चीजों को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है? ये है हमारा 6th चैप्टर जो है क्लास 10th का। ठीक है, जो बायो का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो नाम से ही पता चलता है लाइफ प्रोसेस, कुछ भी ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, कुछ एनालॉजी से यहाँ बताया जा रहा है, कुछ चीजों के बेसिस पे यहाँ कहा जा रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। ठीक है, ये कॉमन एविडेंस है कि हम अलाइव है, हम ग्रो कर रहे होते हैं तो पता चलता है हम अलाइव है। ठीक है, इन सच, बट प्लांट्स जो है वो, उनके अंदर विजिबल ग्रोथ नहीं होता। प्लांट के सामने हम मूवमेंट उनका नहीं देखते कि प्लांट चल रहे हो या ग्रो कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से हमें दिखता नहीं है, प्लांट ब्रीदिंग करते हुए नहीं दिखते, ब्रीदिंग जो है विजिबल नहीं दिखता है। तो क्या वो चीज ग्रो नहीं कर रही है? तो ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है लाइफ के लिए। ये चीज यहाँ बताया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट होता है उसको हम लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को डिफाइन किया गया यहाँ पे कि द प्रोसेस विच टुगेदर फॉर्म्स द मेंटेनेंस जॉब। ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो चीजों की जरूरत होती है, उसको, उन प्रोसेस को परफॉर्म करने को ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक में मेनली 2 से 3 तरीके के लाइफ प्रोसेस के चीजों पे डिस्कस किया गया, जो कि मैंने आपके लिए हाईलाइट किया। सबसे पहला न्यूट्रिशन, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, हमारे जीवन को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो ये पहला न्यूट्रिशन। देन रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन हो गया। देन थर्ड आपका होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट्स है, फूड हमने कंज्यूम किया, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन जो हमने लिया वो बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लास्टली जो वेस्ट है वो कैसे एक्सक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीशन। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को तो हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, 9th क्लास में भी हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये सारी चीजें। तो बताया जा रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, गैसेस के एक्सचेंज भी के लिए भी इंटायर, कह रहा है कि exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with environment। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल, उनका इंटायर जो सरफेस होता है बॉडी का, वो किससे? एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सेल्स जो है बॉडी के अंदर के सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी हो सकते, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट जो है हमारे बॉडी में सब्सटेंस का इन अराउंड हो रहा थोड़ा मुश्किल है। अब ये किस तरीके से होता है डिफ्यूजन, ये सब हमने पीछे के क्लासेस में डिस्कस की है। तो अगर ये क्लास पहली बार आप ये देख रहे हैं, तो ऑब्वियस चीज आपको ये क्लास नहीं समझ में आएगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जो पीछे के रेफरेंस है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास लंबा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये फर्ज बनता है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप पीछे के 2-3 जो क्लासेस हमने बायो की आप उसको भी एक बार रेफर कर लो। देन ट्रांसपोर्टेशन, वर्ड से लग रहा है किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है। एंड देन एक्सक्रीशन। ठीक है, इन सबको ही हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स जो है वो अपना फूड कहाँ से कंज्यूम करते हैं, उनको वो फूड कहाँ से मिलता है? क्योंकि फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी के लिए हमें जरूरी है कि हम फूड कंज्यूम करें। तो ये फूड हमें हमारे पास आ कहाँ से रहा है? तो ये कह रहा है कि द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जनरल रिक्वायरमेंट है फूड और एनर्जी का, हर ऑर्गेनिज्म में, ऑल ऑर्गेनिज्म में इक्वल है, सबको ही खाने की जरूरत है, सबको फूड चाहिए एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जहाँ पे आप वो चार्ज करके उसके पास एनर्जी आ जाए, चार्जर जो फोन का चार्जर होता है उसमें चार्जर लगाओ आप, ऑर्गेनिज्म चार्ज हो जाए, उसको एनर्जी मिल जाए, नहीं। हर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेल हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, सबको एनर्जी के लिए क्या कंज्यूम करना पड़ता है, फूड। तो ये चीज सेम है, रिक्वायरमेंट सबकी सेम है, पर तरीका हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना है और वो डिफरेंट है, ये फुलफिल डिफरेंट तरीके से होता है, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से जो फूड मिलता है, सिंपल फूड मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। पीछे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है डिटेल में, फिर से मैं रेफरेंस दे रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर का, कि हमने वहां फोटोसिंथेसिस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है। तो क्या होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे ग्लूकोज, ये सारी चीजें ब्रेक डाउन होती है, क्या होता है, सब चीज तो वहां पे आप रेफर कर लेना। यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो सबसे पहला ग्रीन प्लांट्स, तो हम सबको पता है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके लिए ये है कि सम बैक्टीरिया, दो कीवर्ड है यहाँ पे, सम, सबसे पहला कीवर्ड है आपके लिए सम, ठीक है। ये सारे बैक्टीरियाज नहीं है, सम है, और दूसरा बैक्टीरिया, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि जनरली ये आपके एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि क्या बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्या वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ये चीज आपके दिमाग में आपको बॉदर कर सकती है एग्जाम में, तो ये चीज याद रखना है। सम, यहाँ पे नॉट ऑल, मैं ऑल को कट कर दे रहा हूँ, तो नॉट ऑल, ठीक है। कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, कुछ ही बैक्टीरियाज है जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं। और फूड खुद कैसे बनेगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स, ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, नॉट ऑल प्लांट्स। उप्स, एक मिनट, सारे प्लांट्स नहीं होते, यहाँ पे आपको कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ग्रीन प्लांट कह रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, किस टाइप के प्लांट, ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया, ये चीज ध्यान रखना है। और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिसको बॉडी में फिर ब्रेक किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसके बाद ही वो क्या होते हैं, ग्रोथ के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम फूड लेते हैं तो हम रोटी चावल ये चीजें खाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स चीजें, हमारी बॉडी उसको न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से ब्रेक करती है, एंड देन वो चीजें हमारे बॉडी में एज ए न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होती हैं अलग अलग पार्ट्स में। ऐसा नहीं है कि हम चावल खा रहे तो वो चावल यूज हो रहा है हमारे बॉडी में एनर्जी की तरह, या फिर वीट को हम रोटी को यूज कर रहे हैं, आटा हमारे बॉडी में पैर से सर तक जा रहा है, नहीं। वो ब्लड के थ्रू वहां पे उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, सिंपलर फॉर्म है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ब्रेक होते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो वो चीजें बताई जा रही है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिम्स यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स का यूज करते हैं। तो एंजाइम्स क्या, बायो कैटलिस्ट है, ये याद रखना है कि बायो कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब पता है, कोई किसी भी रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से एंजाइम्स क्या है, बस इसके आगे आप बायो लगा दो, तो एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, ये याद रखना है। तो ऑब्वियस बात है, ऑटोट्रॉप से ही हमें मिलता है, या तो डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली। और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो ये याद रखना है, एनिमल्स तो होते ही हैं, साथ में फंगी। तो आप मेक श्योर करना कि एग्जाम में आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो जाओ कि फंगी और एनिमल्स किस तरह की न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ये होता है हेटरोट्रॉप, ठीक है। और ये ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, और वो भी सम बैक्टीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे फंगीज जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब आते हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, यहाँ मैंने ऑलरेडी फिर से मेंशन कर दिया था, ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया है, आप लिख लो ना, यहाँ पे लिख लो आप, बैक्टीरिया में क्या आगे सम, यहाँ पे आप लिख लो, ये ज्यादा इजिली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियस बात है, फूड का प्रिपरेशन ही जो प्रोसेस है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट से अपने सब्सटेंस को क्या करते हैं, लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो कौन कौन से मटेरियल है जो इन्वायरमेंट से लिया जाता है प्लांट के द्वारा, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये चीज याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो इसी यही चीजें तो होती है हमारी फोटोसिंथेसिस में। तो बस कुछ नहीं, आपको फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स में, तो ये आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, एक मिनट, हाँ, आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, यूटिलाइज होते हैं किस चीज के लिए, एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, किसको, प्लांट्स को। ठीक है, फर्दर द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड, उनको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं हो रहे हैं वो किसके फॉर्म में यूज होते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखना, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, प्लांट के बारे में। तो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, जो भी चीजें यूज नहीं हो रही है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो ये हो गया विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व, ये एनर्जी रिजर्व की तरह काम करते हैं, जिसको हम जरूरत के हिसाब से यूज कर लेते हैं। ऐसा ही सिमिलर फंक्शन एनिमल में भी होता है कि सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड, कुछ एनर्जी जो यूज नहीं होता है एनिमल्स के अंदर, जो हम खाना खाते हैं और वो स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि ग्लाइकोजेन किस में होता है। तो एनिमल्स की बात करें, अगर हम यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, तो यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में, एनिमल्स में ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। इसी बेसिस पे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आप देखो ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन मैं ये भी बता देता हूं कि ये किस चीज का, ये CDS 2 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन इज करेक्ट, स्टार्च और ग्लाइकोजेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप वीडियो पॉज करो और इसका आंसर खुद से दो पढ़कर, अभी जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लो, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन आर फाउंड इन प्लांट सेल, हो ही नहीं सकता, अभी हमने पढ़ा। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन आर फाउंड इन एनिमल सेल, ये भी खत्म। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि स्टार्च क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ग्लाइकोजेन किस में होता है, एनिमल सेल में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट, बोथ स्टार्च एंड ये ग्लाइकोजेन प्लांट सेल, इसमें नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्रू हमारे ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो आपको अब यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके बुक से क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं, ये बुक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये बात यहाँ पे इतनी अंडरस्टैंड हो गई होगी कि मतलब इस बुक के लिए आप मतलब इन द सेंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस बुक से, सिंपल। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे इतना डिटेल में पढ़ा कि एनर्जी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे ऐसे स्टोर हो रहा है, उस चीज को यहाँ पे प्रॉपर वे में बता दिया गया है कि क्या होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, ये चीज यहाँ बताना। ये रिएक्शन देख लो, यही है रिएक्शन जो है आपका फोटोसिंथेसिस। अब रिएक्शन क्या है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको प्लांट्स यूज करते हैं, एंड देन वाटर, यानी ये बैलेंस किया हुआ नंबर, इसको छोड़ दो, आप बस ये कंपाउंड पे ध्यान दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करते हैं प्लांट्स किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वही चीजें यहाँ पे कही जा रही है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वाटर, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस, क्लोरोफिल में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जो क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज ही तो एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन जो फॉर्म होता है ये निकल जाता है, ये रिलीज करते हैं प्लांट, जो ऑक्सीजन फिर हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, एंड देन वाटर रिलीज होता है। तो यही एक प्रोसेस है सिंपल सा आपके सामने, किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। यही चीजें होती है फोटोसिंथेसिस में। अब इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सबसे पहले आपको ये चीज, तीन वर्ड आपको ध्यान रखना, बस यही तीन चीजें होती है, ए, सी एंड आर, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन। अब किस चीज का होता है, अब ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होना, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, सिंपल सी बात है। किसके द्वारा, क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ऐसे ही आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ना रटने की जरूरत पड़ी ना सोचने की, कि एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, लाइट एनर्जी का होता है, किसमें, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, पहला। उसके बाद अब लाइट एनर्जी को ही डायरेक्ट तो यूज किया नहीं जाएगा फूड बनाने के लिए, तो फिर इसको कन्वर्ट करना होगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल के फॉर्म में। तो कन्वर्ट करना, ए हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब सी पे आते हैं, तो कन्वर्ट करना है हमें ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जो हम कन्वर्ट करते हैं
एंड देन ये वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि वाटर डायरेक्ट हमारे यूज का नहीं है, हमारे लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग यूज करना है। तो ये कन्वर्जन में हमने क्या किया, लाइट को केमिकल में कन्वर्ट किया और स्प्लिट किया वाटर मॉलिक्यूल्स को उनके अलग अलग कंपाउंड्स में, कंपोनेंट्स में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड देन लास्टली हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज में, कार्बोहाइड्रेट्स में। ये चीज हमारा होता है इन्वॉल्व किस चीज में, फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज कहा जा रहा है कि द स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, ये तीनों चीजें किस में होती है, फोटोसिंथेसिस में होती है। पर ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक लाइन से ये सारी चीजें हो, कि एब्जॉर्प्शन हो गया तो तुरंत कन्वर्जन, तुरंत स्प्लिटिंग, तुरंत रिडक्शन, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली एक दूसरे के बाद नहीं होती। जैसे एग्जांपल बताया जा रहा है कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट कुछ भी उनके बीच का कंपाउंड जो होता है वो फॉर्म करके रख लेते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, एंड देन ऑन व्हाट्स, दिन में जब वो क्लोरोफिल से सनलाइट लेते हैं तो उस पर वर्क किया जाता है, एंड देन क्या करते हैं, वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। यानी ये काम रात को हो जाता है सबसे। अब देख लो आपकी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे लाइन से नहीं कि एब्जॉर्प्शन के बाद ही कन्वर्जन, उसके बाद ही रिडक्शन, नहीं, पहले उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही ले लिया, ठीक है, इंटरमीडिएट बना के उन्होंने रख लिया। अब जब दिन में ये हमारा एनर्जी आएगा, इनको एनर्जी मिलेगा सनलाइट के थ्रू, देन उसको कन्वर्ट करेंगे वो किस में, लाइट से केमिकल एनर्जी, देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन वो क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा वाला स्टेप पहले हो जाए, देन दूसरा, देन पहला, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें लाइन से होने की जरूरत है। बट आपको याद रखना है कि एसीआर ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। फर्दर नेक्स्ट, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था कि वाटर का लॉस किससे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दूसरा चीज ये है कि गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, तो हमारा स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है स्टोमेटा का, उसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जब ये स्वेल करता है, जब ये फूल जाता है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सब चीज हमने पिछले क्लास में सेल्स वाले चैप्टर में अच्छे से इसको डिस्कस किया है, और टिश्यूज वाले चैप्टर में, तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि मैसिव अमाउंट ऑफ, मैसिव बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है किसके अंदर, स्टोमेटा के अंदर, मतलब किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है, यहाँ पे कहा रहा है कि इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा सिर्फ लीव्स में होते हैं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, हमें लगता है कि गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ लीव्स के थ्रू होता है क्योंकि स्टोमेटा सिर्फ लीव्स में होते हैं, तो नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ये लीव्स तो है ही, इसके साथ स्टेम्स में भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड देन रूट्स में भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि गैसेस का एक्सचेंज इन तीनों जगहों पे होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, यानी स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इन तीनों जगह पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब कैसे होता है, तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैस अंदर बाहर होता है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये थोड़ा श्रिंक किया हुआ लग रहा है, ये थोड़ा पतला लग रहा है, और ये थोड़ा मोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये मोटा यानी फूल गया है, ठीक है। जब ये स्वेल किया, तो जब ये स्वेल करता है तो ये गेटवे ओपन हो जाता है, और जब ये श्रिंक करता है तो ये गेटवे क्लोज हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने की, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और ये करता कौन है, ये काम किसके जिम्मे दिया गया है, तो ये काम करता है हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है, ये भी पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था, इसे ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो गार्ड सेल क्या करता है, ये हो गया हमारा गार्ड सेल, जो एग्जांपल आप देख रहे हो ये सब चीजें। तो ये क्या करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करता है। वही चीज बताया जाएगा कि जब गार्ड सेल स्वेल करता है, ये जब स्वेल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जब स्वेल करेगा तो वाटर अंदर जाएगा, वाटर का फ्लो होगा, स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे, और जब पोर्स क्लोज होंगे तो वो श्रिंक किया हुआ होगा। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये हमने देख लिया। अब बताया जा रहा है कि सो फार हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया कि ऑटोट्रॉप्स अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट से कैसे मीट करते हैं, ठीक है। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, उनको और भी अदर रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है अपने खाना बनाने की। तो फर्दर वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अब वाटर जो चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस में करने के लिए, वो कहाँ से वो लेते हैं, सॉइल से। तो ये चीज हमें यहाँ दूसरी फैक्ट पता चला, दूसरा फैक्ट, कि वाटर उन्हें कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से मिलता है। किसको, प्लांट्स को वाटर सॉइल से मिलता है, वो चीजें यहाँ पे कही जा रही, बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थ्रू रूट्स। ये किस चीज से मिलता है, सॉइल, सॉइल में ऑब्वियस चीज है, रूट होगा, स्टेम और लीफ तो रूट के अंदर, सॉइल के अंदर होते नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ अदर मटेरियल्स, जैसे हमारा क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, ठीक है। प्लांट्स को यही सब न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तभी तो खाद में हम ये डालते हैं। सॉइल में ये नहीं होता, उस प्लांट का ग्रोथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तो ये सब न्यूट्रिएंट जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीज भी उन्हें सॉइल से मिलता है। इसलिए तो खाद जब हम
फर्टिलाइजर डालते हैं तो मिट्टी में डालते हैं, ऐसा तो नहीं कि हवा में छिड़का के चले जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में डालते हैं क्योंकि ये सारी चीजें प्लांट कहाँ से एक्वायर करते हैं, मिट्टी से ही एक्वायर करते हैं। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन एसेंशियल है किस चीज के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। ये तो सबको ही पता है कि नाइट्रोजन का क्या रोल है, नाइट्रोजन ह्यूमंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें भी पता है, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया नाइट्रोजन का रोल। अब बताया जा रहा है कि दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। अब नाइट्रोजन डायरेक्ट फॉर्म में प्लांट नहीं लेते हैं, ये अगर एग्जाम में आया कि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लेते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि प्लांट्स किस फॉर्म में लेते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। क्योंकि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट लेते हैं देन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो क्या, नाइट्रोजन अपना, ठीक है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो ले लेते हैं जो बैक्टीरिया ने बनाया होगा एम्फोटेरिक नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें के थ्रू हमको क्या करते हैं, अपना कंज्यूम कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होता है, हमने देखा कि सबसे पहले न्यूट्रिशन में हमने देखा ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जिसमें ऑटोट्रॉप्स कौन से थे, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप्स एनिमल्स एंड फंगी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। वहीं पे ये फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था हमने, ये क्वेश्चन डिस्कस करना मैं भूल गया, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो एक बार कि what is which one of the following statement about the process of photosynthesis is correct। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो मैंने बताया यहाँ पे आपके लिए ए सी आर। एब्जॉर्प्शन होता है किसका, लाइट एनर्जी का। देन उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा कन्वर्जन हो गया। एंड देन रिडक्शन होता है हमारा किसका, CO2 का कार्ब्स में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी शायद मुझे लगता है कि आपका CDS 1 या CDS 2 2022 का है, ठीक है। नाउ सी कि लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड। काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में तो हमने कभी अभी तक डिस्कस ही नहीं किया, ऐसा कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसा तो कुछ हमने देखा ही नहीं है अभी तक। तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली हमारा गलत होता। दूसरा कि लाइट एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। लाइट एनर्जी क्या करता है, डायरेक्टली क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में, जिससे क्या हो जा रहा है, वाटर का रिडक्शन हो जा रहा है। हमने ऐसा भी नहीं पढ़ा, हमने यहाँ क्या पढ़ा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रिडक्शन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। रिडक्शन किसका होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन किस चीज का होता है हमारा यहाँ पे, वाटर का नहीं, सॉरी वाटर का नहीं होता है, ठीक है। रिडक्शन होता है यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ऑफिशियली गलत। तीसरा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी, ठीक है, ऑफ लाइट। ये तो यहीं पे गलत, क्योंकि वो केमिकल एनर्जी नहीं, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी ही एब्जॉर्ब करता है। देन इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। बचता आपका कौन सा ऑप्शन है, ये तो वैसे तो यही सही है, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या है, कह रहा है कि क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख लो, एब्जॉर्प्शन ए, स्प्लिटिंग C एंड S जो वहां पे है, ये C कन्वर्जन एंड स्प्लिटिंग एंड R। ये चीजें मैंने यहाँ बताई, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं किस तरीके से एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइंस से, बिल्कुल लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हियर आपको मैं यहाँ पे क्रेडिबिलिटी भी दिखा रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, और बिल्कुल जो आपके PYQ से इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, और बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव चीजें यहाँ डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में काफी डिटेल में देखा। अब दूसरा हमारा क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। इसको हम अभी रोकते हैं, ठीक है। हम इस चीज को किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन सबको, अभी हम यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। एक मिनट आप रुकना। हाँ, हाँ ठीक है। ये टॉपिक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन में हमने किसका, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, वही ब्रीदिंग जो के थ्रू हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, ठीक है। कुछ ऑर्गेन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करते हैं कंप्लीटली, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा कुछ यूज करते हैं अदर पाथवे जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व भी नहीं होता है जिसमें, ठीक है। तो इन ऑल केसेस बताया जा रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज क्या होता है, 6
कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले C6H12 एंड O6, ये चीज दिख रहा है। तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 6 है ना, इसलिए ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, कंपाउंड है, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन करना है, हमें इसको तोड़ना है 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पायरुवेट, ठीक है। तो पायरुवेट में ब्रेक डाउन करना है हमें, किसको, ग्लूकोज को। ये चीज हमें समझ में आ गया। और ये किस चीज में होता है, ये भी चीज, ये भी आपका पीवाईक्यू है कि किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ग्लूकोज को पहले हम पायरुवेट में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं अंडर पायरुवेट, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट सबसे पहले कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। किसके अंदर, तो ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसके अंदर होता है, तो ये याद रखना है सबसे पहले, ये यीस्ट के अंदर होता है। कब होता है, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है पायरुवेट में, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, और ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और ये किसमें होता है, ये साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है ये हमारा प्रोसेस। तो साइटोप्लाज्म में हमने इसको ब्रेक किया। और ये किस ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ऐसा फर्मेंटेशन वाला, ये यीस्ट के अंदर। यहाँ पे क्या है हमारा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ये याद रखना है सबसे पहले। ये चीज आप देख सकते हैं, 1 मिनट मुझे यहाँ पे क्लियर कर देना आप। हाँ ठीक है, यहाँ पे बताया कि ईस्ट के अंदर हो रहा है ये फर्मेंटेशन। अब इस प्रोसेस का जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं। ये किस टाइप का रेस्पिरेशन, जहां पे भी ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगा उसको हम एनारोबिक कहते हैं, जहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा उसको एरोबिक। उसके बाद फर्दर पायरुवेट और ब्रेकडाउन होता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। तो कहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन जहां पे यूज हो रहा है वहां पे, किसके अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने पीछे पढ़ाया है, पीछे वाले लेक्चर्स में आप जाकर पढ़ सकते हो उसको, किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी ब्रेक डाउन होता है। ये कहाँ होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहां पे ये इसके साथ अदर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे कहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये याद रखना है कि एरोबिक ऑब्वियस बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वहां पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। उसके बाद कभी कभी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। 3 कंडीशन होते हैं। पहला ये देखो आप, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ। एक कंडीशन ऐसा होता है जहाँ पे कुछ कम अमाउंट ऑफ, हर जगह ऐसा तो नहीं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तो कहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी ये चीजें होती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये चीज याद रखना है। अब ये लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, तो ये रिएक्शन हमारे मसल्स में होता है, हमारे हम ह्यूमंस के मसल्स में, ठीक है। जब हमको सडन कोई क्रैम्प आता है, बहुत दिन के बाद आप फील्ड में से जब संडे को कभी क्रिकेट खेल कर आओ और अगले दिन क्रैम्प रहे, आप फर्स्ट टाइम जिम जाओ और क्रैम्प हो जाए, ये सब कब होता है, जब हमारे मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है हमारा, ये फॉर्म होता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, यही रेस्पिरेशन है। जहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में ब्रेक डाउन हुआ और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज सबसे पहले यहीं से एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये याद रखना है। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस होते हैं जो कि हमने अभी जस्ट देखा है, कि जहाँ पे सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होगा, तो यीस्ट में होगा, जहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इथेनॉल। यही चीजें हमारी वाइन बनाने के प्रोसेस में काम आती है। इथेनॉल है क्या, वही चीज हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। ईस्ट के थ्रू फर्मेंटेशन होता है, वो मोलेसिस बनता है, ये सब चीज। तो यही फर्मेंटेशन, यही ईस्ट के अंदर हो रहा है। इथेनॉल बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और एनर्जी जो की है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, पहला, ठीक है। दूसरा हमारा हमने पढ़ा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे हमारे सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों में किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, आप ये बताओ। अगर मैं इसका नाम रख दूं ए, ये हो गया। अगर बी, आप अभी कमेंट में बताओ कि किसके अंदर सबसे ज्यादा, किसके अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये या फिर ये। तो अभी हमने पीछे स्टेटमेंट देखा था कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी बी के पास रिलीज होगी, ये चीज हमने देख लिया। और तीसरा रिएक्शन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, हमारे मसल्स में, जहाँ पे लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी, रेस्पिरेशन में ये चीजें होती हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली कहाँ यूज होती है, हमारे मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में, जिसको हम एटीपी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारे सेल का, एटीपी, ठीक है। इसको ये ब्रोकन डाउन होता है ताकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से दी जाए, और ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि सेल के अंदर टेक प्लेस करता है, ये याद रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि किस टाइप का रिएक्शन है, इंडोथर्मिक। तो एक बार और आप ये लाइन अच्छे से पढ़ो।
यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स के लेवल पे जब रेस्पिरेशन होती है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इमीडिएटली किस चीज के लिए यूज हो रही है, तो सिंथेसाइज करने के लिए एक मॉलिक्यूल को, उस एनर्जी से कौन सा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपका पीवाईक्यू है। तो इसका काम क्या है कि ये एज ए फ्यूल काम करता है अदर एक्टिविटीज जो सेल के अंदर है उसको परफॉर्म करने में, यानी यही एनर्जी को कन्वर्ट किया हमने एटीपी में, और यही एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारे सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। अब बताया जा रहा है कि इन दिस प्रोसेस एटीपी क्या होता है, ब्रोकन डाउन होता है टू गिव राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटीपी टूट कर क्या करता है, एनर्जी देता है, जो क्या विच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है किन रिएक्शंस को, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को जो सेल के अंदर हो रही है। तो ऑब्वियस बात है एंडोथर्मिक में एनर्जी देना पड़ता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है। ये सब हमने केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिया, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस, जहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में हमने देख लिया कि किस तरीके से क्या होता है। तो एटीपी को हम क्या कहते हैं, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सारे पीवाईक्यूज हैं, आप जाके लास्ट 5 साल के या फिर 10 साल के, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जाकर लास्ट 10 years के सीडीएस, सीएपीएफ एंड एनडीए, बस इन 3 एग्जाम के आप जाकर एक बार पीवाईक्यू साइंस के लगा लेना और देख लेना, इन सब में से क्वेश्चन आए होंगे, आपको आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसको अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो, सही से फॉलो करके अगर आप इस वीडियो को देख के एक बार बस एक रिवीजन कर रहे हो, यहाँ पे आपके 90% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ये मेरी गारंटी, आप एक बार करके देखना। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया। अब बताया जा रहा है कि द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे किस चीज पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो प्लांट का एक्सचेंज जो गैसेज का होता है हमने देख लिया था किसके थ्रू होता है, तो वो होता है स्टोमेटा के थ्रू, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर करता है कि ऑल सेल्स जो हो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहे, तो ये चीज हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किसके थ्रू एक्सचेंज होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। और दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम द सेल, फ्रॉम देम एंड आउट इनटू, ये सारी तरीके से उनमें मूवमेंट होता है। तो प्लांट, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन के डायरेक्शन पे बात की जा रही है। अभी हम सब कुछ प्लांट के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनिमल्स पे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो पहले प्लांट्स को हम, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए हमारे हमारे लिए चीजें, और इस चैप्टर को हम अपने इजिली अपने ईज के हिसाब से डिवाइड कर ले। तो अभी हम सिर्फ प्लांट के बारे में देखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन जो है डिफ्यूजन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा। तो पहला है कि इन्वायरमेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है सबसे पहला, और दूसरा रिक्वायरमेंट जो होगा प्लांट का उस पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। ये हमने देखा था कि किस चीज पे डिपेंड करता है, तो इन्वायरमेंट कंडीशन पे, कि उसका इसके बाहर का इन्वायरमेंट कैसा, अंदर का, ये सब चीजें हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा चीज रिक्वायरमेंट एट प्लांट का रिक्वायरमेंट कैसा, उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि रात में, जब रात का समय होता है, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात में सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 एलिमिनेट करते हैं। मेजर एक्टिविटी प्लांट्स में क्या होता है, CO2 का एलिमिनेशन होता है नाइट के टाइम पे। ऐसे जनरली प्लांट क्या रिलीज करते हैं, जनरली प्लांट्स रिलीज करते हैं O2, ऑक्सीजन, जो हम यूज करते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था। पर रात में क्या होता है, जब उनके पास एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है जिसका उन्होंने फूड नहीं बनाया, जो उनके रिक्वायरमेंट के साथ फिट नहीं बैठ रहा था, तो रात में इसको रिलीज किया जाता है। तो CO2 रिलीज क्या कब होता है, नाइट में होता है प्लांट्स के अंदर, सबसे पहली चीज। ठीक है, और डे में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और CO2 जो जनरेट किया गया है, हमने पीछे देखा था कैसे होता है, तो वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हेंस नो देयर इज नो CO2 रिलीज, दिन में CO2 रिलीज नहीं होता है, CO2 यूज होता है। CO2 रिलीज कब होता है, रात में। किसमें, प्लांट्स की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखना आप। ठीक है, इंस्टेड दिन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम यूज करते हैं। तो दिन में क्या होता है प्लांट्स के अंदर रिलीज, ऑक्सीजन, रात में CO2। दिन में क्या होता है, CO2 यहाँ पे यूज किया जाता है, और ये चीज हमने देख लिया। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से। बट एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको यूज करना पड़ता है वाटर जो डिजोल्व होता है उनके अंदर, उस वजह से। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, जो ये स्टेटमेंट था कि द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सबसे पहला एक एग्जाम के पर्पज से एक स्टेटमेंट तो यही हो गया आपके लिए।
ठीक है, कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वाटर में, ये क्या होता है, लो होता है कंपेयर टू एयर। आपके एग्जाम में ये फ्लिप किया जा सकता है कि एयर में कम होता है ऑक्सीजन का अमाउंट कंपेयर टू वाटर। तो ऐसा नहीं है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, ये याद रखना है। तो अब क्या होगा, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो एक्वेटिक एनिमल्स का है वो फास्टर होगा ऑब्वियसली, उनको 1 मिनट में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वहां पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो फास्टर होगा देन सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये दो स्टेटमेंट कि सबसे पहला कि रेट ऑफ ब्रीदिंग किसमें, सॉरी कंसंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का किसमें ज्यादा होता है, जमीन पे, सॉरी एयर पे कंपेयर टू वाटर, ठीक है। और दूसरा रेट ऑफ ब्रीदिंग किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन कम होता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी जो जमीन पे रह रहे हैं उनमें, ठीक है। ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा डिफरेंट एनिमल्स में ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये आ गया ह्यूमन के बारे में, जिसको हम फिर नेक्स्ट अपने दूसरे वाले यहाँ पे यहाँ में लिख ये एनिमल्स का जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे प्लांट्स के रेस्पिरेशन को यहाँ पे देख लिया, एटीपी वेटीपी सब कुछ यहाँ पे हमने देख लिया। तो ये ह्यूमंस का रेस्पिरेशन जिसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस का तो हमें पता, अभी हम यहाँ ह्यूमंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उनके अंदर कैसे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि फॉर प्लांट्स सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट्स के लिए नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, सॉइल है। तो ये याद रखना है सबसे पहली चीज कि सॉइल क्या है उनके लिए, नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल उनको यहीं से मिलता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस या अदर मिनरल, हमने पीछे ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो इन सब चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कैसे होंगे, रूट से ही, क्योंकि वही सिर्फ एक रूट ही है जो सॉइल में है, सॉइल के कांटेक्ट में, तो वहां से ये चीजें होती है। बट अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो और प्लांट का साइज बड़ा हो, ठीक है, प्लांट का बॉडी डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो डिफ्यूजन प्रोसेस अकेले ही सफिशिएंट नहीं होगा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए लीव्स को और एनर्जी रूट्स को, ठीक है। अब ऑब्वियस चीज है कि अगर प्लांट का स्ट्रक्चर छोटा है तो यहाँ से लेके इजिली डिफ्यूजन के थ्रू आप ऊपर तक पहुंचा सकते हो। बट प्लांट का स्ट्रक्चर अगर बड़ा है, ठीक है, तो क्या ये आसान है कि यहाँ से उठाकर डिफ्यूजन के थ्रू ही लीव्स तक पहुंचा देना सब कुछ, और एनर्जी फिर डिफ्यूजन के थ्रू इनके प्लांट्स तक पहुंचा देना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जब प्लांट्स का साइज और बॉडी डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर यूज। एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है बिल्कुल इनके पास प्रोसेस का, जिसके थ्रू ये सारी चीजें प्लांट्स में कैरिड आउट होती हैं। तो जो एनर्जी नीड्स है डिफर करती है प्लांट के डिफरेंट बॉडी डिजाइन के अकॉर्डिंगली। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, ये हमने पीछे पढ़ा था। तो ये एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि प्लांट की बॉडी में क्या होता है, ज्यादातर प्रोपोर्शन किसका होता है, डेड सेल्स का। इसके रिजल्ट से क्या होता है, एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, क्योंकि डेड सेल्स है तो उन सेल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, तो प्लांट के पास एनर्जी नीड कम है। और कैन यूज उनके, और वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लांट बड़ा भी है तो ऐसा नहीं कि उनको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ह्यूमंस एनिमल्स की तरह, नहीं, क्योंकि उनके पास डेड सेल्स है ज्यादातर, तो स्लो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वही काम कर सकता है। तो ठीक है, तो डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल प्लांट। जो जो लार्ज प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके अंदर बहुत ऊपर तक उनको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी, ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करना पड़ेगा। लार्ज एनिमल्स में वो चीज यहाँ बताई जा रही है, लार्ज प्लांट्स में, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स। यहाँ पे आपको समझ में आया कि प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसका मेन काम क्या होगा कि एनर्जी जो स्टोर है लीव्स के अंदर उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाना, और रॉ मटेरियल रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाना, यही काम है कि यहाँ पे खाना बना और खाना बन के पूरे प्लांट्स के पास पहुंचा, पहला चीज। और दूसरा, रूट से रॉ मटेरियल लिया गया और पूरे लीव्स तक यहाँ पे पहुंचा दिया गया, ठीक है। दीज टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। अब यही दो काम मेन है, तो इनके लिए दो पाथवे बनाने पड़ेंगे, दो रास्ता बनाना पड़ेगा प्लांट के अंदर हमको, जहां से फूड पूरे बॉडी तक पहुंचे और नीचे से रूट से एनर्जी लेकर हम क्या करें, रॉ मटेरियल लेके प्लांट के ऊपर तक पहुंचाएं। तो उसके लिए पहला जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, जाइलम। तो वाटर और मिनरल्स जो है सॉइल से निकालता है और प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाता है। दो सिस्टम की जरूरत थी, हमने पढ़ा कि एक तो खाना बनने के बाद एनर्जी पूरे प्लांट्स तक पहुंचे, और दूसरा रॉ मटेरियल प्लांट्स तक पहुंचे नीचे से, रूट से। तो रूट से जो एनर्जी पहुंचाएगा प्लांट्स के ऊपर तक, उसका, वो किसका काम है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, तो आपको याद रखना है, हमने हमेशा पढ़ा है जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम सिर्फ सिर्फ वाटर ही नहीं, वाटर एंड मिनरल्स को भी क्या करता है, ऑब्टेन करता है रूट से, एंड उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये याद रखना है कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड
मिनरल्स, ये दोनों काम किसके हैं? तो ये जाइलम के हैं, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द सॉइल। और दूसरा ऑर्गन है हमारा फ्लोएम, जो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, जो खाना बन गया लीव्स में, उसको सिंथेसाइज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अदर पार्ट्स तक। ये चीज हो गया हमने। तो दो ही काम है हमारा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी तक, और नीचे से रॉ मटेरियल लेकर प्लांट्स तक पहुंचाना। रॉ मटेरियल में वाटर, नाइट्रोजन, ये सब चीज। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है? तो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। और जाइलम टिश्यू के पार्ट्स हमने पीछे क्लास में 9th में इसके बारे में डिस्कस किया था। ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, ये सब थे। तो वेसल्स और ट्रैकियार्ड्स जो होते हैं ऑफ द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे समझ में आया कि जाइलम टिश्यू के जो दो पार्ट्स होते हैं, ये वेसल्स हो गए और ट्रैकियार्ड्स हो गए। तो ये सबके पास होंगे, रूट्स के पास भी है, लीव्स के पास भी और स्टेम के पास भी। तो इन तीनों के जो जाइलम के जो ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कि जब प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वाटर्स लिया जाए तो इजीली वो रूट्स के पास भी पहुंच जाए, स्टेम के पास भी पहुंच जाए, लीव्स के पास भी पहुंच जाए। तो इस तरीके से एक कंटिन्यूअस सिस्टम बना हुआ है हमारे प्लांट के अंदर, इंटरकनेक्टेड वे में, जिसके थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक प्लांट्स में ये सब चीज पहुंच जाए। तो एट द रूट, सेल इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। जो सेल है सॉइल के कांटेक्ट में रूट्स के, वो इजिली क्या करता है, आयंस लेते हैं, और ये डिफरेंस क्रिएट करता है उनके कंसंट्रेशन में रूट्स और सॉइल के कंपैरिजन में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम। इसलिए मूवमेंट होता है वाटर का किसके में अंदर, रूट जाइलम में, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्ट्रेटली पुश्ड अपवर्ड्स। ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से फिर ये हाई प्रेशर से लो की तरफ ऊपर की ओर फिर ये चला जाता है जाइलम के अंदर, चीजें जो वाटर यहाँ से कंज्यूम किया जा रहा है रूट से जाइलम के थ्रू, ये चीज बताया गया। अब ये प्रोसेस सिर्फ अकेले इनफ नहीं है ऊपर तक पहुंचाने के लिए, तो प्लांट अनदर मेथड यूज करती हैं, जिससे क्या हो, प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड्स टू द हायर पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ अदर मेथड भी प्लांट्स यूज करते हैं, वो बताया जा रहा है। तो वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द प्लांट्स वेसल्स इन द लीफ। ठीक है, तो स्टोमेटा से हमने पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज वाटर का लॉस होता है। तो जो वाटर लॉस हो रहा है इन लीव्स के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फुलफिल किसके थ्रू हो जाता है, फिर यहाँ मूवमेंट ऑफ वाटर के थ्रू, ट्रीज के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपीरेशन इन अ ट्री, ये चीज। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म, ये जो वाटर वेपर लॉस हो रहा है, वाटर जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो अगर वाटर वेपर के फॉर्म में होगा तो ट्रांसपीरेशन होता है, और अगर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, अगर वाटर एक मिनट, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर वाटर का लॉस होगा तो वो होगा हमारा घटेशन। ये भी पीवाईक्यू, आपको ये चीज यहाँ पे बुक में नहीं लिखी गई है, तो ये आपको पीवाईक्यू के साथ इसको बुक में अपने लिख लेना अगर आप देख रहे हो तो ये प्रोसेस आपको याद रखना। जब वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, ये आप देख सकते हैं क्या है, हमारा वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है ना, तो ये वेपर है, वेपर के फॉर्म में होगा तो ट्रांसपीरेशन हो गया, और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगा तो ये हो गया गटेशन। ये दो प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस होता है, और ये जो लॉस हो रहा है, ये वाटर को फिर फुलफिल कहाँ से किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट, ये सॉरी, रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू क्या किया जा रहा है, लीव्स तक पहुंचाया जा रहा है, फिर यूज होके वेपराइज होके निकल जाता है। ये हो गया पहला चीज। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कैसे? एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन द रूट टू द लीव्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन के हिसाब से मूवमेंट होता है पीछे के लेक्चर में, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे नहीं है, तो वाटर कुछ यहाँ से यहाँ तक जाएगा जब तक दोनों में बराबर वाटर ना हो। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पे लो। तो यहाँ पे जो वाटर पहले से है, जब तक इस वाटर का लॉस नहीं होगा, वाटर खत्म नहीं होगा, तब तक यहाँ पे लो कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, और यहाँ से फिर वाटर मूवमेंट नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन से जब वाटर बाहर निकल जाता है, तभी जाइलम क्या करता है, इजिली फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर के लेयर्स में। वही चीज बताया जा रहा है कि ट्रांसपीरेशन वैसे तो लॉस ऑफ वाटर है, बट ट्रांसपीरेशन यहाँ देख लिया हमने, लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपीरेशन कहते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन रूट, इसको फैसिलिटेट करता है। इसी के थ्रू यहाँ पे कम होगा तो फिर यहाँ से रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर एंड अदर मिनरल्स जो है ऊपर प्लांट के ऊपर वाले पार्ट तक अपवर्ड मूवमेंट इन सब का होता है, किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ये चीज हमने देखा कि जाइलम में डिफ्यूजन के साथ साथ एक और हमारा प्रोसेस होता है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ऑब्वियसली वाटर वेपर के हमारे बॉडी से जब स्वेट निकलता है तो हमारा बॉडी क्या कर रहा होता है, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा होता है ना। उसी तरीके से वाटर वेपर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन हो रहा है। तो ये आपको काम याद रखना है कि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर और मिनरल्स का, किसके हेल्प से, ट्रांसपीरेशन के हेल्प से। दूसरा, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये काम करता है। उसके साथ साथ द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट।
During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement or the वाटर इन द जाइलम। ठीक है, वही चीज की रात में ये ज्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि दिन में तो वाटर लॉस हो ही रहा होता है, और जब रात तक ये वाटर लॉस हो जाता है तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, देन यहाँ पे से मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाता है। इसी को यहाँ पे बड़े में डिफाइन किया गया। ठीक है, और फूड और अदर सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है वो चीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्युबल पार्टिकल्स, ये सब किसके थ्रू, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन कहाँ क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन अभी हमने देखा वाटर का लॉस या फिर वाटर का मूवमेंट थ्रू वाटर वेपर, और ट्रांसलोकेशन मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल पार्टिकल्स, यानी फूड का जो मूवमेंट उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, पहली बात। और ये किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के साथ। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ये चीज हमें समझ में आ गया। फूड वही फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, फोटोसिंथेसिस का क्या है, प्लांट का खाना ही तो है वो, तो ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। उसके साथ साथ बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, पर यहाँ पे आज हमें पता चला कि वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जाइलम कर रहा है। वैसे ही फूड के साथ साथ एमिनो एसिड्स और अदर जो सब्सटेंसेस है वो ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हमारा यहाँ पे फ्लोएम हो गया। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस, ये सीव टू भी, इनका पार्ट हमने पीछे वाले चैप्टर बुक में पढ़ा था, फ्लोएम के पार्ट्स, जाइलम के पार्ट्स, उसका उसमें से एक ये पार्ट होता है इनका सीव ट्यूब। तो ये सारा ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसलोकेशन, जो सब सॉरी एक मिनट, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस किसमें होता है, तो ये सीव ट्यूब के अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। ये भी इसका टाइप है फ्लोएम का, तो ये आपको याद रखना है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस याद करना, जब जाइलम हम पढ़ रहे थे तो जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमने पढ़ा था, क्योंकि रूट से हमको चीज लेना है, जाइलम से जो चीज हम जा रहा है वो रूट में अवेलेबल है, वो तो ऐसा थोड़ी कि प्लांट से रूट के अंदर जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होता है, किसमें, जाइलम में, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। ये भी पीवाई क्यू आपका कि जाइलम में मूवमेंट बस एक ही साइड होता है, बट फ्लोएम में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक है, अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जैसे जाइलम में सिर्फ सिंपल ट्रांसपोर्टेशन होता है फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी के यूटिलाइजेशन से ही ट्रांसलोकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इस तरीके से वहां पे यूज होता है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज ट्रांसफर होता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू से एटीपी के हेल्प से। इन द स्प्रिंग सुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड्स एनर्जी टू ग्रो। ये चीज हमने देख लिया। अब ट्रांसपोर्ट, हमने रेस्पिरेशन देख लिया प्लांट्स में, न्यूट्रिशन देख लिया प्लांट्स में, और ट्रांसपोर्टेशन भी प्लांट्स का हमने यहाँ पे देख लिया है। अब है एक्सक्रीशन, तो ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन है यहाँ पर, और प्लांट्स का, तो प्लांट्स का एक्सक्रीशन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो प्लांट्स के अंदर प्रॉपर डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है एक्सक्रीशन के लिए, इस चीज को जो कंपेयर टू एनिमल्स। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ, मेन ऑब्वियस बात है कि प्लांट का वेस्ट मटेरियल सबसे बड़ा क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू जनरेट जो होता है, ये कैसे निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, हमने देख लिया स्टोमेटा के थ्रू। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो एक्सक्रीशन का टाइप है प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब एक्सेस वाटर कैसे उनमें से निकलता है, तो हमने ट्रांसपीरेशन देखा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बाहर चला जाता है उनके अंदर स्टोमेटा की हेल्प से। दूसरा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रिलीज होते हैं बॉडी से। और अदर वेस्ट जो है प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड एनिमल्स, तो उनमें से प्लांट क्या करते हैं, जो जो काम के बॉडी पार्ट्स नहीं होते वो टूट के गिर जाता है। अब देखते हैं डाल वॉल पेड़ के टूट जाते हैं, फिर भी प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पत्तियां झड़ जाती है, सारा क्या है, वेस्ट मटेरियल के ही निकलने का प्रोसेस है, एक्सक्रीशन प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट के अंदर मोस्टली डेड सेल्स है, तो वो वापस से ग्रो कर जाते हैं, और ऐसा प्लांट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है स्टोर्ड होते हैं, जैसे रेजिन और गम्स के फॉर्म में ओल्ड जाइलम के अंदर। तो प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल्स इनटू द सॉइल अराउंड देम, तो प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को सॉइल में भी, जाइलम ओल्ड जाइलम में जो स्टोर्ड होते हैं उनको रिलीज कर देती है। तो ये था प्लांट्स का लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको इजिली, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, एक मिनट, कि हाँ यहाँ पे चार चीजों पे जो हमने कहा था डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन जो हमने कहा था कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, एंड एक्सक्रीशन के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में हमने ये चीज अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट जो हमारा है एनिमल्स, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे
हमने पढ़ लिया कैसे प्लांट न्यूट्रिशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखा हमने। फिर रेस्पिरेशन को भी हमने वो देखा, वो अपना इथेनॉल वाला पार्ट, लैक्टिक एसिड, ये सब चीज सबके बारे में, यीस्ट वाला फर्मेंटेशन, ये सब रेस्पिरेशन को भी हमने देख लिया। CO2 कैसे रात में रिलीज होता है, O2 दिन में रिलीज होता है, ये चीज हमने देख लिया। सिंगल सेल मल्टी सेलुलर में देखा। फिर ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, डिफ्यूजन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, जाइलम, फ्लोएम ये देखा। और एक्सक्रीशन भी हमने देख लिया, जो डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, उसके साथ साथ जो जाइलम के ओल्ड जाइलम में जो स्टोर्ड होते हैं वेस्ट मटेरियल्स, वो सॉइल में रिलीज होता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। तो जो लाइफ प्रोसेस है प्लांट का हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स के, जो हमारे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सब देखेंगे। और कुछ PYQs भी मैंने यहाँ पे लगा के रखे, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे आने वाले लेक्चर में बने रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।